करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Demonstrate through a diagram the policy cycle stages that the central government should follow to develop and implement a uniform tiger reserve policy across India। टाइगर कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि यहाँ के लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वाइल्ड टाइगर का। तो पॉलिसी साइकिल कैसे काम करेगा टाइगर रिजर्व पॉलिसी के लिए? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। पॉलिसी साइकिल 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। हमारा एजेंडा सेटिंग, सबसे पहले गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एजेंडा सेटिंग में ये होता है कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है और यहाँ प्रॉब्लम क्या है, टाइगर का कंजर्वेशन और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना टाइगर रिजर्व में। ये एजेंडा हो गया हमारा। सेकंड, पॉलिसी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स मिलके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएंगे जो सब टाइगर रिजर्व्स पे इम्प्लीमेंट हो सकें। गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, कितना फॉरेस्ट एरिया, कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, पॉलिसी एडॉप्शन। पॉलिसी एडॉप्शन के लिए सबसे पहले हमें पॉलिसी का अप्रूव होती है आफ्टर डिस्कशन, और पार्लियामेंट और जुडिशरी का इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्या होता है, पॉलिसी एडॉप्शन। इम्प्लीमेंटेशन, फिर लोकल अथॉरिटीज़ को पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना होता है टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये होता है इम्प्लीमेंटेशन। इवेल्यूएशन, आज स्टेप पे पॉलिसी को इवेल्यूएट करना ज़रूरी है। टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये इलीगल काम है, ये चेक करना पड़ेगा कि अब टाइम टू टाइम। ये डायग्राम से आपको पूरा पॉलिसी साइकिल समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया फर्स्ट स्टेप्स क्या है हमारा, एजेंडा सेटिंग, जिसके अंदर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी प्रॉब्लम को, और उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर मिलकर क्या करेंगे, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएंगे और सारे टाइगर रिजर्व पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक क्लियर गाइडेंस के साथ। ठीक है, और पॉलिसी एडॉप्शन, इसमें क्या होगा, पॉलिसी अप्रूव हो गया आफ्टर डिस्कशन। पार्लियामेंट और जुडिशरी का यहाँ पे रोल प्ले होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, लोकल अथॉरिटीज़ पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगी टाइगर रिजर्व में। इवैल्यूएशन सबसे लास्ट स्टेप होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इलीगली एक्टिविटीज़ के काम से, सो उसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रही है और इस पर एक एक्शन उठाना पड़ेगा। तो ये पूरा डायग्राम है, आप इससे समझ सकते हैं कि पॉलिसी साइकिल कैसे काम करती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Gurnas, a teacher at a humanities specialized school in Delhi, aims to research how technology enhance classrooms learning, demonstrate the research path she will follow, detailing each step and speculating on the findings at each stage of the process। ये जो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का कॉम्बो है। आजकल स्कूल्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है। लेट्स सी गुरनास का रिसर्च कैसे होगा। गुरनास का रिसर्च प्रोसेस देखो कैसे हो सकता है। फर्स्ट वो रिसर्च क्वेश्चंस बनाएगा। फर्स्ट क्या करेगा, वो रिसर्च क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, गुरनास पहले डिसाइड करेगी कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है, जैसे मैं अगर क्या क्वेश्चन होना चाहिए, मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ तो ऐसे बना सकती हूँ, हाउ डज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव क्लासरूम लर्निंग। फिर होगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, फिर गुरनास देखेगी कि ऑलरेडी जो स्टडीज़ हुई है उसमें टेक्नोलॉजी और लर्निंग के ऊपर क्या कहा गया है। थर्ड, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये होगा कि टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट के एंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हो गए। हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, डाटा कलेक्शन। इसमें सर्वेस और इंटरव्यू करने के बाद डाटा कलेक्ट करेगी टू सी हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट लर्निंग। फिफ्थ होगा हमारा रिसर्च मेथड। वो सर्वे करेगी और इंटरव्यू का प्लान बनाएगी टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट। देन सिक्स्थ, डाटा एनालाइज। डाटा एनालाइज करेगा, वो कंपेयर करेगी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के यूज़ से कितना बढ़ा है। एंड लास्ट, फाइंडिंग। फाइनल रिजल्ट में वो ये स्पेकुलेट करेगी कि टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव यूज़ किया जाए तो लर्निंग एनहेंस होती है, बट टीचर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन बेटर वे। ठीक है, ओके। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर योर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन यू आर टास्क्ड with creating a role play script for a negotiation on road safety involving 4 stakeholders. Create a script including at least 1 dialogue per stakeholder addressing the concern about road safety measures and reaching a consensus on the appropriate action to be taken। अब negotiation वाली स्क्रिप्ट का टाइम है। रोड सेफ्टी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल तो चलो देखो, रोड सेफ्टी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता ही हैं। हमारी स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होगी, पुलिस ऑफिसर, जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग होंगे। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर होगा, वो बोलेंगे हमें स्ट्रिक्टर लॉ बनाने पड़ेंगे स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग के लिए, कैमरास और ट्रैफिक मॉनिटराइजिंग ज़रूरी है। ये किसका ओवरव्यू है, पुलिस ऑफिसर।
पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मेरे बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग और स्कूल जोन्स में स्पीड लिमिट लगानी चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ और हम स्कूल के स्टूडेंट्स को रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या बोलते हैं, हम रोड रिपेयर, स्पीड ब्रेकर्स और प्रॉपर लाइटिंग का काम भी जल्दी शुरू करेंगे तो टू मेक रोड सेफर। कंसेंसस क्या बोलते हैं, सब स्टेक होल्डर्स एग्री करते हैं कि सेफ्टी अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ज़रूरी है फॉर रिड्यूसिंग एक्सीडेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Imagine you are conducting marketing research for the launch of a new shaving cream. Formulate a survey questionnaire with 4 questions, and each question should include 4 checkbox options to capture respondent preference effectively. शेविंग क्रीम का लॉन्च काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स फॉर्मुलेट सम स्मार्ट सर्वे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप शेविंग क्रीम का यूज़ कितनी बार करते हो। हमारे ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ओकेशनली। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं, आपको शेविंग क्रीम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, स्मूथनेस, फ्रेगनेंस और स्किन प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन। थर्ड हम ऐसे पूछ सकते हैं, आपको शेविंग क्रीम का साइज़ क्या पसंद है, 50 ml, 100 ml या 150 ml या 200 ml। आपको फोर्थ हम ऐसे पूछ सकते हैं, आपको शेविंग क्रीम का प्राइस रेंज क्या सूट करता है, बिलो 100, 100 to 200, 200 to 300, अबव 300। ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Ravi's party won a majority in the Delhi Legislative Assembly election of 2025. He was assigned the water department to improve water management in Delhi. Ravi wants to review the existing water policy, formulate 3 specific research questions that would help him understand Delhi's water management. For each question, justify why this question is important for policy development. Water management भी एक important issue है, especially दिल्ली जैसी सिटी में। यहाँ ये रहे सभी के कुछ, देखो अब हम देखेंगे कुछ रवि के रिसर्च क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन पहला ऐसे हम कर सकते हैं, तो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कितना इक्विटेबल है दिल्ली के वेरियस एरिया में। इसका जस्टिफिकेशन की बात करें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि सबको क्लीन वाटर मिले, चाहे वो अर्बन का हो या रूरल एरिया का हो। सेकंड क्वेश्चन उसका ऐसा हो सकता है, करंट वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज़ कितनी इफेक्टिव हैं इन रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज। अब इसको जस्टिफिकेशन की बात करें, कंजर्वेशन की पॉलिसीज़ को अपडेट करना ज़रूरी है टू रिड्यूस अननेसेसरी वेस्टेज। थर्ड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एडप्टेशन कितना वाइड स्प्रेड है अक्रॉस डिफरेंट कॉलोनीज। जस्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इससे वाटर शॉर्टेज इशू सॉल्व हो सकता है, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गए 3 क्वेश्चंस और इसके जस्टिफिकेशंस। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एथिकल कंसिडरेशन आर फाउंडेशनल टू कंडक्टिंग रिस्पॉन्सिबल एंड क्रेडिबल रिसर्च। एक्सप्लेन एनी 2 ethical consideration a researcher must follow during a study and discuss their importance in maintaining the integrity of the research process. Ethics हर रिसर्च का फाउंडेशन होता है। देखो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसर्ट। रिसर्चर्स को पार्टिसिपेंट्स को पहले से इन्फॉर्म करना होता है अबाउट द रिसर्च। पार्टिसिपेंट्स को पूरा राइट है टू ऑप्ट आउट करने का। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंटिलिटी। पार्टिसिपेंट्स के डाटा को सिक्योर रखना ज़रूरी है, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रस्ट लॉस हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। इकबाल इज़ डिज़ाइनिंग अ सर्वे टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर अ न्यू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेनार। लिस्ट 4 strategies that Iqbal can use to ensure the data collected is meaningful and minimizes noise. इकबाल का इको फ्रेंडली प्रोडक्ट रिसर्च में काफ़ी पोटेंशियल है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीनिंगफुल डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये रही कुछ स्ट्रेटेजीज मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्शन। स्ट्रेटेजीज में हमारा क्या था, टारगेटेड स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट करो ताकि रेलिवेंट रिस्पॉन्सेज ना आए। सेकेंड, क्लियर एंड प्रिसाइज क्वेश्चंस को क्लियर रखो ताकि लोग उनको गलत ना समझे, ये नॉइज़ कम कर सकता है। थर्ड, पायलट टेस्टिंग। सर्वे को पहले टेस्ट करो छोटे ग्रुप पे तो इंश्योर क्वेश्चंस आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फोर्थ इज डाटा क्लीनिंग। सर्वे के रिस्पॉन्सेज को प्रॉपर्ली क्लीन करो जिसमें इनकम्प्लीट या इनवैलिड रिस्पॉन्सेज को रिमूव करना होता है। समझ आ गया? आई होप आपको 21 क्वेश्चन तक समझ आ गया होगा।
अब नेक्स्ट करते हैं अपना, हमें अब एक केस स्टडी दे रखी है। देखो अब हम बात करते हैं कस्टमर प्रेफरेंस की। मार्केट में अलग अलग एज ग्रुप्स के कस्टमर्स के प्रेफरेंस अलग अलग होता है, राइट। अब हमारे पास 3 एज ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप का प्राइस सेंसिटिविटी, पैकेजिंग अपील और ब्रांड ट्रस्ट के लिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि डाटा क्या बोल रहा है। हमारे पास एक चार्ट है जो प्राइस सेंसिटिविटी, पैकेजिंग अपील और ब्रांड ट्रस्ट को मेज़र कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेंसिटिविटी की। यहाँ 3 एज ग्रुप्स हैं, यहाँ उनके रिस्पॉन्स दिए गए हैं। 35+ के लोग हों तो तुम्हें प्राइस पे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर सेंसिटिविटी 4.0 है, मतलब यहाँ लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते टाइम सोचते हैं। 18 से 25 के जो यूथ है उनके प्राइस को लेकर थोड़ा कम कंसर्न है, बस 3.5 है। आखिर यंग लोग ज़्यादा स्टाइलिश प्रोडक्ट के लिए खर्चा करना चाहते हैं। फिर बात आती है पैकेजिंग अपील की। भाई सबको अच्छी पैकेजिंग पसंद है, पर जो 18 से 15 के यूथ हैं उनको तो सबसे ज़्यादा चाहिए, अच्छी पैकेजिंग चाहिए। या पैकेजिंग अपील 4.5 है। एंड जो 35+ हैं उनको भी पैकेजिंग पसंद आती है, तो बहुत थोड़ी कम पसंद आती है, तो उनको 3.5 है पैकेजिंग अपील। आखिर पॉइंट है ब्रांड ट्रस्ट। यहाँ देखो जो ओल्डर ग्रुप है 35+, उनका ब्रांड पे भरोसा ज़्यादा है, 4.0। लेकिन जो 16 to 25 का यूथ है उनका कम ट्रस्ट है, 3.0। तो ओवरऑल डिफरेंट एज ग्रुप्स का ब्रांड ट्रस्ट, प्राइस सेंसिटिविटी और पैकेजिंग अपील के बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पर। आपको समझना होगा कि कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कैसे अपील करना चाहिए, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अब 21.2 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभी डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलो ये समझते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। ऐसा फॉर्मेट में डाटा दिखाना जिससे देखने वाले को इजी समझ आए, इजी वे में समझ आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिप्रेजेंट हो। सबसे पहले आपको एक बार ग्राफ या पाई चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये टाइप्स की चार्ट देखना इजी होता है, कंपैरिजन भी जल्दी समझ आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने जो प्राइस सेंसिटिविटी, पैकेजिंग अपील और ब्रांड ट्रस्ट के लिए स्कोर्स देखे, उनको डिफरेंट एज ग्रुप के लिए अलग कलर बार्स से रिप्रेजेंट करना है। नज़र में समझ जाएंगे किस एज ग्रुप को कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। इस तरह से विजुअल चार्ट मार्केटिंग रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस आती है, क्योंकि ये इजी इंटरप्रिटेशन होता है, अलाउ करता है सबको समझने के लिए इन ईजी वे में। अब आता है 23 क्वेश्चन। अब चलो एनालाइज करते हैं कि हर एज ग्रुप का परसेप्शन क्या है इन 3 एट्रीब्यूट्स के लिए। इसका मतलब ये समझना है कि कौन सी चीज़ किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाए। फर्स्ट वन इज़ प्राइस सेंसिटिविटी। 35+ के लोग प्राइस को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको उनको टारगेट करते टाइम प्राइस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, शायद डिस्काउंट और ऑफर्स की बात करो, ये 35+ वालों के लिए। अब आती है पैकेजिंग अपील। 16 to 25 के यूथ को पैकेजिंग सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो ये जो प्रोडक्ट तुम बनाना चाहते हो उनकी पैकेजिंग कूल और ट्रेंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन को फर्स्ट इंप्रेशन से फ़र्क पड़ता है। अब आता है ब्रांड ट्रस्ट। 35+ के लोग ब्रांड ट्रस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अगर आपका ब्रांड पहले से मार्केट में है तो उनको ट्रस्ट करना आसान है, लेकिन अगर आप नए हो तो पहला ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर को भी रिव्यू करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को एज ग्रुप के प्रेफरेंस के हिसाब से टायलर करो, तभी मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा। आखिरी सवाल पर आते हैं। भाई ये तो दिल्ली का केस है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 2024 में इतना ख़राब हो गया कि लास्ट 5 सालों से वर्स्ट एयर क्वालिटी रिकॉर्ड हुई है। यहाँ लिखा है कि दिसंबर में दिल्ली ने बेस्ट AQI अचीव किया, लेकिन ओवरऑल पूरा साल इतना ख़राब था कि पॉल्यूशन सीवियर लेवल पे था। देखो एक्सपेक्ट का कहना है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए गए वो भी अपने डिज़ायर रिजल्ट नहीं दे पाए। ये बड़ा इशू है, बिकॉज एयर क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वरना हेल्थ इम्पैक्ट बहुत सीवियर हो सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इशू हो गया या स्मॉग फील्ड स्कीक्स हो गया। अच्छा, ये आर्टिकल में बोला गया है कि अभी जो मेजर्स लिए गए हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रिएक्टिवली काम कर रही है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करना, ग्रीन कवर बढ़ाना और पॉल्यूटर्स के लिए प्लानिटेशंस करना या इंक्रीज़ करना सबसे ज़रूरी स्टेप है, जो अब मिसिंग है।
तो आपको समझ आएगा आई होप। दिल्ली के एयर पोल्यूशन है का ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने पड़ेंगे फॉर देयर इम्प्रूवमेंट एंड फॉर देयर सोल्यूशन। तो मैंने आपको समझा दिया कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या था। हमें देखना है 2 फैक्ट्स एंड 2 ओपिनियंस अबाउट दिल्लीज एयर। देखो हमें आपको 2 फैक्ट्स और 2 ओपिनियन देखने हैं इसी में से, एयर क्वालिटीज़ वाले में से इन 2024। हम जस्टिफाई करनी है अपनी चॉइस। आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने आपको समझा दिया पूरा पैराग्राफ। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।